मतलब जो भी सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, we call them ligand, but some ligand has tendency to accept electron pair from the central atom through back bonding. यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, या बैक बॉन्डिंग के थ्रू उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करता है। सो मैं लिगेंड हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हूं सेंट्रल एटम को, एट द सेम टाइम आई एम आल्सो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू बैक डोनेशन, थ्रू बैक बॉन्डिंग। सो फ्रंट तो मैंने उसको डोनेट किया, बैक डोनेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी किया। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? सो सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। सो नॉन क्लासिकल लिगेंड में सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो करेगा ही, लिगेंड बोल रहे हैं, at the same time it can also accept electron pair. Is that okay? दर्शना क्लियर है इतना? Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. ये हमारा थर्ड लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है? हमने किलेटिंग लिगेंड्स लिख लिया था या नहीं लिखा था? किलेटिंग लिगेंड्स लिखा था हमने? ओके, फ्लेक्सिडेंटेड। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखो। Till now, what we have done, we've done the basic terms and definition related to coordination compound, their ligand, central atom, acidic, they are Lewis acid, they are Lewis base, वो सब कुछ हमने देखा। ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, और बहुत सारे लिगेंड्स की लिस्ट हमने बनाई। Now the next thing is we are going to start some theories which explain bonding of any complex compound। हमारे सिलेबस में टोटल 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी जो एकदम बेसिक थ्योरी, जो ऑक्टेट रूल काइंड ऑफ थ्योरी है, वो है वर्नर्स थ्योरी। क्लियर? फिर इसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आता है क्रिस्टल फिट थ्योरी। ये 3 थ्योरीज मेनली हमें इस चैप्टर में देखनी है। क्लियर? तो अब तक इंट्रोडक्शन पार्ट था। नाउ बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो उसकी डेप्थ है उसमें हम जा रहे हैं थोड़ा। सर ईएन थ्योरी भी है ना? सॉरी, ईएन थ्योरी? हाँ, मतलब वो उसका ही एक पार्ट है, वर्नर थ्योरी का, ऑक्टेट रूल का ही, मतलब शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट रूल। वर्नर थ्योरी सजेस्टेड बाय अल्फ्रेड वर्नर इन 1892। काफी पहले थ्योरी आई थी, और अगेन इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन किया गया। किसी भी सब्सटेंस के लिए जब फर्स्ट थ्योरी आती है तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आता है। डे 1 में वी डू नॉट गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन डे 1। तो जब डे 1 पे इसको कुछ रिसर्च हुआ, कुछ हुआ, तो बेसिक हमें जो बाहर की इंफॉर्मेशन उसके बारे में ज्यादा पता चला। फिर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन उसे करेक्ट करके नेक्स्ट थ्योरी आती, फिर उसे फर्दर करेक्ट करके एक और थ्योरी आती। ऐसे फाइनली जो फाइनल थ्योरी रहती है उसमें सबसे ज्यादा करेक्शंस थे। देखो,
मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो, basically Werner prepared a series of compounds by taking stoichiometric ratio of this cobalt trichloride and ammonia. उसने कुछ series of compounds लिए, COCl3.6NH3 कुछ addition compound बनाया। हमने day 1 पे देखा था, this complex compound is a type of addition compound. We can have two types of addition compound. First is double salt, second one is complex salt, complex compound. तो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने चाहिए थे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। क्लियर? हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कोई फॉर्म होता है। दिस फॉर्म मींस whatever present in square bracket coordination sphere will not ionize, the thing which is present outside the coordination sphere will ionize. तो हमें तो ये पता था कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए था, ये वाले फॉर्म के में हमें तक आइडिया ही नहीं था। तो फिर इस फॉर्म में कैसे लिखा, ये अगेन ये तो मैंने जस्ट लिख दिया है, बट वर्नर ने जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो यहाँ तक उसने इसे कॉपी मतलब इस टाइप से उसे ऑन पेपर लिखा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ वी ऐड HCl in this compound, HCl should react with ammonia to give NH4Cl white fuse. तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि इन चारों कंपाउंड में जब भी HCl ऐड किया जाएगा, HCl has tendency to react with ammonia to give NH4Cl. Here NH4Cl बनना चाहिए था, but ये ऑब्जर्व किया गया, we are not getting NH4Cl in this compound. NH4Cl किसी में भी नहीं मिल रहा, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। हमने अमोनिया ऐड किया और अमोनिया से NH4Cl इजीली बनता है हमेशा, and we are not getting NH4Cl in this compounds, in all this compound. इसका मतलब ये हुआ जो भी अमोनिया यहाँ पे एडेड है, that should be tightly bounded with the cobalt and it do not has tendency to go outside this substance. So जो भी tightly bounded था उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। इसका मीनिंग ये हुआ स्क्वायर ब्रैकेट का, anything present inside the square bracket will not react with it. क्लियर? तो सारे अमोनिया को हमने अंदर रख दिया, सबसे पहले पहला ऑब्जर्वेशन लिया। सेकंड फिर हमने इसमें ऐड किया AgNO3. AgNO3 can give Ag plus ion and that Ag plus ion can react with Cl minus ion to give AgCl precipitate. क्लियर? तो AgCl precipitate मिलना चाहिए, उससे एक्सपेक्टेड था कि हर जगह 3 क्लोराइड आयन है 3 AgCl मिलेंगे, बट अगेन ऐसा नहीं हुआ। In first case we are getting 3 AgCl per molecule of this. Here we are getting 2 AgCl, here we are getting 1 AgCl and no AgCl is found in the last one. तो जितने AgCl मिल रहे थे मतलब उतने Cl माइनस अवेलेबल है, तो अवेलेबल Cl माइनस वी नीड टू राइट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, और जो अवेलेबल नहीं था उसको अंदर लिख दिया हमने 1 2 3। समझ में आया कि ये इस कॉन्सेप्ट पे हम कैसे गए, हमें कैसे पता चला कि ये टाइटली बाउंडेड है टाइटली बाउंडेड नहीं। सिंपल सा ये एक्सपेक्टेड था, इसमें HCl ऐड किया जो अमोनिया से रिएक्ट कर सकता है, इसमें Ag+ ऐड किया जो Cl- से रिएक्ट कर सकता है। या तो यदि वो रिएक्ट कर रहा है और वो हमें मिल रहा है प्रेसिपिटेट, तो वो आउटसाइड प्रेजेंट, और जो नहीं मिल रहा है उसको टाइटली बाउंडेड है, दे आर नॉट प्रेजेंट आउटसाइड। तो उसे कन्वेंशन कर दिया हमने, कन्वेंशन लगा whatever present inside the square bracket cannot take, or else we can say that which cannot react we need to put all this substance in the square bracket. क्या इतना समझ में आता है हमें? क्लियर है उतना?
Ashwin, Ansh, Shah, Ankit, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जो भी एक्सप्लेन किया वो हमें लिखना भी है। सर लास्ट वाले में शायद 4NH3 आना चाहिए ना। क्यों 3NH3 है ना, 3NH, 3 ही तो लिए हमने, 4 क्यों आएगा? और इन सबके कलर भी डिफरेंट मिल रहे थे, तो कलर डिफरेंट मिलने से भी एक हिंट हमें ये मिला था, इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट कलर डेफिनेटली द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। कुछ तो डिफरेंस है उनमें प्रोडक्ट में। नहीं सर, एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है कि COCl3 और 4NH3 दो कंपाउंड है और दोनों के अलग अलग कलर बनते हैं। नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब COCl3.4NH3 लिया हुआ है और फिर उसके आगे ग्रीन दिया है और फिर वापस COCl3.4NH3 उसके आगे वॉयलेट लिखा हुआ है और नीचे लिखा भी हुआ है तो कि बेसिकली आइडेंटिकल। तो इसी एक मिनट इसी कंपाउंड के आगे वॉयलेट और ग्रीन दोनों लिखा है, राइट? ऐसा बोल रहे हो? यस सर। ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर। देख, इसी कंपाउंड को वॉयलेट और ग्रीन दोनों लिखा जाता है। बेसिकली इट एग्जिस्ट इन टू आइसोमर्स फॉर्म, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। तो दोनों आइसोमर्स के कलर अलग अलग होते हैं। मैंने एक आइसोमर्स का कलर लिख दिया था, दूसरे का नहीं लिखा था। मुझे अभी उस पॉइंट में नहीं जाना था कि आइसोमर्स के कलर, जब मैं आइसोमरिज्म कराऊंगा इसमें तब मैं उसमें जाऊं, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं किया, राइट? और प्रीति, यस सर। वैसे कोई भी स्टूडेंट, मतलब एक्चुअली पता है, जैसे जब लेक्चर चल रहा हो तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि तुम बुक को उस टाइम सामने मत रखो। होता क्या है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, मतलब हम पूरे फोकस पे लेक्चर पे नहीं कर पाते। तो बेटर है कि लेक्चर पे पूरा फोकस करो। जैसे तूने क्रॉस चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब लेक्चर के बाद तुम सब कुछ करो। बट यदि हमारा लेक्चर के टाइम पे फोकस दो जगह होगा तो हम एक जगह ढंग से नहीं सुन पाएंगे, उतना गेट नहीं कर पाएंगे। तो और काफी बार ये होता है कि एनसीईआरटी, मतलब कोई भी बुक, एनसीईआरटी XYZ बुक, उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होता है, टीचर का थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होता है, बट डेफिनेटली मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें कुछ गलत पढ़ा दिया जाएगा। तो किसी भी एक चीज पे फोकस रखो। इवन बुक्स की भी काफी बच्चों को हैबिट है कि जो बुकलेट है रेजोनेंस का, उसका थ्योरी वाला सेक्शन खोल के रखते हैं। तो हमारा फ्लोर उस थ्योरी में जो दे रखा है उसका फ्लोर डिफरेंट हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसमें बहुत कम कंटेंट है, हम उससे बहुत ज्यादा कंटेंट तुम्हें क्लास में देते हैं विद एग्जांपल्स एंड ऑल। तो बेटर है जब क्लास हो तो सारे बच्चों को एडवाइस है कि वो लेक्चर पे ही फोकस करें। हाँ, लेक्चर के बाद तुम्हें जो करना है करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये लिखना है, ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंपाउंड्स विद HCl does not remove ammonia. Second point, treatment with AgNO3 gives 3 moles of AgCl, 2 moles of AgCl, 1 mole of AgCl and 0 moles of AgCl respectively. मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से दोनों पॉइंट। एक्चुअली कलर इसलिए लिखे, मुझे नहीं लगता कि कलर मेमोराइज करना है, बट यस ये एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में थे इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिख दिए। एक रफ हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ डिफरेंट कलर्स हैं।
Done. Postulates of Werner's theory, डेफिनेटली सारा मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लिख लो क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखा हूँ कुछ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए बेटर है पहले यहाँ पे लिख लो। Postulates of Werner's theory. पीयूष सिंधे आ रहा है इतना समझ में? पीयूष अनम्यूट करो एक मिनट। यस सर। क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? हाँ सर ठीक है। अब हो गए 14 डेज? यस सर। ठीक है, घर में सब ठीक है? और तुम्हें अकेले को हुआ था और भी घर में हुआ था? सब ठीक है सर। ठीक है, गुड। ध्यान रखो सभी अपना, थोड़ा सा कोविड को लेकर सिचुएशन इज नॉट डेफिनेटली नॉर्मल, लास्ट ईयर से भी थोड़ी सी वर्स्ट सिचुएशन है। लास्ट ईयर तक तो ऐसा लगता था हाँ कोविड है, कहीं कुछ आसपास इतना नहीं सुनने में आता, बट है इस बार तो डेफिनेटली हम आसपास काफी सुनने में आता है, मतलब देखने में आता है, सुनने में आता है। इवन मतलब फैमिली फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हर जगह कुछ न कुछ है। और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि इस बार ज्यादा परसेंटेज में जा रहा है, मतलब ज्यादा लोगों को रहा है, तो मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा भी सीवियर होता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए घर पे रहे, सेफ रहे, ध्यान रखें और अपना दिमाग ज्यादा अभी पढ़ाई में लगाएं तो उस चीजों में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगेगा, बट बिना रीजन के बाहर तो ना निकले। सुबह एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, हम मास्क वगैरह पहन ले और फिर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर ले और आकर फिर इवन बाहर के कपड़े वगैरह भी चेंज कर ले, हाथ मुंह धो लें अच्छे से। जैसे ग्रेजुएट अपने यहाँ भी 3 से 4 टीचर को होके सही भी हो गया, फिर टीचर्स को हो गया। इवन मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे आसपास कुछ रफली 4-5 मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको हो गया। मेरे स्कूल के 2 टीचर्स हैं, वो सैडली मतलब एक तो शायद परसों और एक कुछ 8 दिन पहले मतलब एक्सपायर्ड हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। मेरे एक सर इंग्लिश टीचर थे और एक म्यूजिक टीचर थी। सो देखो 2-3 चीजें कोविड को लेकर यदि मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं, ये कॉपी किया है क्या? मैं इसको नीचे कर देता हूँ, सुनते भी जाओ कॉपी भी करते जाओ। वैसे एग्जाम्पल explain बॉक्स करने वाला हूं। सर वो नीचे स्क्रॉल कर। मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोर्ड पर। 2-3 चीजें, चाहे कुछ भी एज हो, तुम्हारी एज हो या कितनी भी हो, डेफिनेटली तुम्हारे एज में तो बिल्कुल कुछ ज्यादा पता ही भी नहीं लगेगा, बट स्टिल एक 15-20 मिनट्स अपने बॉडी के लिए मॉर्निंग टाइम में डेफिनेटली देना चाहिए। मतलब मॉर्निंग वॉक कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा योगा कर लेना चाहिए, स्पेशली जो इसमें लंग्स एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा हो रही हो तो आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो सांस लेने वाले फास्ट कपालभाति वगैरह मतलब थोड़ा सा करना चाहिए 15-20, काफी सही रहता है। और इवन अभी से हैबिट में रहेगा ना, पूरी लाइफ में हैबिट में रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है, काफी फिट फील करोगे। थोड़ा सा खाने का जंक फूड बिल्कुल मतलब अभी तो अवॉइड करना चाहिए। पैकेज फूड स्पेशली जो वेफर्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कम करती है। मैंने अवॉइड करो जितना हो सके। अभी घर पे हो तो अच्छी बात है, घर का ही फूड खा रहे होंगे, घर का ही खाना खा रहे होंगे तो
रात को सोने के एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो भी खाना है खा लो, 2 घंटे तक फिर मत खाओ, क्योंकि रात को यदि खाते से हम सो जाते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब जो काफी डिजीज है जो उसके कारण ही होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है खाना। साइट्रस फ्रूट थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए, नींबू वगैरह, मतलब ऐसा बोला जाता है इस टाइम पे एटलीस्ट एक नींबू डेली किसी न किसी फॉर्म में लेना ही चाहिए। नींबू पानी ले लो, कुछ भी ले लो, बट नींबू पानी में ऐसा नहीं कि आइस वगैरह मिला है, मतलब या तो नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर। तुम ब्लैक टी ले सकते हो, ब्लैक टी में लेमन स्क्वीज कर लो। साइट्रस फ्रूट में मौसम्बी, संतरा, ये चीजें थोड़ा सा खा सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमारा यदि कुछ होता भी है तो ऐसा मतलब या तो पहली चीज तो हो ही ना, यदि कुछ होता भी तो ऐसा नहीं हो कि हमारे पूरे 12-15 दिन खराब हो रहे, पता ना चले ज्यादा। चलो, कॉपी किया है जितना दिख रहा है स्क्रीन पर। यस सर। अच्छा, बंसल सर को पहचानते हो तुम? बंसल क्लासेस कोटा, हाँ सर। हाँ सर पता है। वो बेसिकली इंडिया में फर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट था जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 1985 1984 और 1985 फर्स्ट टाइम जिन्होंने जेई प्रिपरेशन का मतलब ट्रेन भी स्टार्ट किया था। आई थिंक 19 उसी के 2-4-5 साल पहले से जेई का एग्जाम भी स्टार्ट हुआ था आईआईटी का। और ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, मतलब उन्हीं से बंसल क्लासेस से ही सेपरेट होके वो बने। इवन रेजोनेंस आरकेवी सर बंसल क्लासेस में थे 1995 टू 2000, फिर 2001 में उन्होंने रेजोनेंस स्टार्ट किया था। तो मैक्सिमम जेई के बड़े इंस्टीट्यूट सारे बंसल क्लासेस में ही वो टीचर्स पढ़ाते थे कहीं ना कहीं। वो बंसल सर कल मतलब उनकी एज थी हालांकि 72 ईयर्स एज थी। वो भी अटैक आया था और कोविड के बाद ही आया था, मतलब उन्हें कोविड हो गया था उसके कुछ 10th 11th में। मैं अगेन डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट ध्यान रखना है हमें कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, मतलब रियलिटी में रहना है। हम बिल्कुल भी इसमें न रहें कि हमें तो कुछ नहीं होगा, और मे भी पॉसिबल तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारे एज में तो पता भी नहीं चले, बट मे भी पॉसिबल तुम करियर बन सकते हो अपने घर वालों पे। तो घर से ज्यादा निकलना ही नहीं, ज्यादा हमें कुछ ऐसा करना ही नहीं, ध्यान रखें चीजों को लेकर। हर्षिता हो गया कॉपी? चले हम आगे, इतना हो गया है और मैं स्क्रॉल कर दूं नीचे से। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, जस्ट मैं तुम्हें कॉपी करने का बोल रहा हूँ पहले पोस्टलेट्स।
सर ऊपर वाला लिखा ना, 1 मिनट। कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर बोलो। सेकंड। सेकंड, 2 मिनट रुक जाओ, पहले पहले एक कॉपी कर लो फिर सेकंड में दिखा। जीत, किशोर, लक्ष्मी, हो गया कॉपी इतना? यस सर। हम्म, चलो मैं वन बाय वन सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू कैन स्विच बिटवीन शेयर्ड स्क्रीन एंड बोर्ड। तो जिनने कॉपी कर लिया अच्छी बात है, वो बोर्ड पे स्विच कर ले। There are two types of valency that can be shown by central atom. One is primary valency, another is secondary valency. Let's say if you are taking this example, इसमें कुछ अमोनिया इससे अटैच्ड है टू कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एंड सम ऑफ देम आर अटैच्ड टू आयोनिक बॉन्डिंग, जो आयोनिक फॉर्म में सेपरेट हो सकते हैं। तो दो वैलेंसी हमने डिफाइन कर दी। प्राइमरी वैलेंसी बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, जो इस पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पे चार्ज कितना है, +3 इन सारे एग्जांपल में जो बोर्ड पे लिखेंगे +3 है। सो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर इन एग्जांपल्स में +3 है। सो प्राइमरी वैलेंसी इज +3। क्लियर? यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है 3 क्लोराइड आयन से, यहाँ पे भी क्लोराइड, सब में 3 क्लोराइड आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयन इन ऑल दिस एग्जांपल। क्या इतना समझ में आता है हमें? समीक्षा, समृद्धि? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी पर। सेकेंडरी वैलेंसी में लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाटएवर द कोऑर्डिनेशन नंबर जो डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं वो हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। 6 अमोनिया कैन फॉर्म डेटिव बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंसी। 5 अमोनिया and 1 chlorine can form dative bond, 6 secondary valency। in all these secondary valency 6, तुम देखोगे 6 ligands है। so whatever the coordination number। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हूं? 6 अमोनिया कैन सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, 5 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन कैन सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। इसका मतलब ये हुआ ये तो प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट हुआ था, Cl इस पे चार्ज भी क्रिएट कर रहा है। यस, वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। सम ऑफ द लिगेंड कैन हैव बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, से डुअल नेचर कहा जाए कि चार्ज भी क्रिएट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना। ये दो Cl2 है जो डुअल वैलेंसी शो कर रहे हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। मतलब कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, आयन है, तो वो डुअल नेचर का हो। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3 अमोनिया एंड 3 क्लोरीन। वे तीनों क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट हुए, सेकेंडरी में भी काउंट हुए, डुअल नेचर। इज दैट ओके? क्या हमें इतना समझ में आता है? तोहिद, विनीत, वेदांत, आदित्य? यस सर। अब आते
थे हम सेकंड पॉइंट पर, प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और एनायंस व्हाइल सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और उसी के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉजिटिव आयंस इन रेयर केसेस। ध्यान रखना वो लास्ट वाला पॉइंट नहीं है ना, मतलब प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस स्लैश पॉजिटिव आयंस इन रेयर केसेस। पॉजिटिव आयंस भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं बट रेयर केसेस। उसके बाद सेंटेंस है व्हाइल सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। तो जो पॉजिटिव आयन इन रेयर केसेस लिखा है वो एनायंस के बाद है, वो वहां पे बीच में आएगा। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? मतलब वो यहां पर आएगा ना जहां पे अभी एरो दिख रहा है, तो इस जगह आएगा पॉजिटिव आयन इन रेयर केसेस एनायन के बाद, एंड सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। फिर एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल में ये एक्सप्लेन किया है प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। किसी को सेकंड केस, चलो मैं उसका सेकंड केस का एक एग्जांपल बोर्ड पर लिखता हूं, सेकंड वाला। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो चार्ज -2 +2। तो ये आ गया +2, कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सल्फेट आयन। So primary valency is 2 satisfied by 1 sulfate ion. Secondary valency 6 satisfied by 4 ammonia and 2 H2O. 2 water molecule and 4 ammonia molecule are satisfying secondary valency. Is that okay? Third point is ligands ions attached with secondary valency do not ionize, while attached with primary valency can ionize. Primary valency they are generally charged, they are present outside, तो जो भी प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है वो आयोनाइज होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है वो आयोनाइज नहीं। अब एक क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होता है जिसका आंसर बताओ, सारस, सर्वेश, दोनों में से कोई भी। इफ एनी सब्सटेंस इज अटैच्ड विद डुअल नेचर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, तो वो आयोनाइज होगा या नहीं होगा? अभी हमने देखा प्राइमरी वाले आयोनाइज होंगे, सेकेंडरी वाले नहीं होंगे। यदि कोई डुअल नेचर वाला है तो सर्वेश और सारस एटलीस्ट अनम्यूट करके यस बोलो, आंसर आए ना आए, ठीक है? यस सर। क्या लगता है हो गए सर आयोनाइज। डुअल नेचर वाला आयोनाइज होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। ये Cl डुअल नेचर है, अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, इट विल नॉट आयोनाइज। क्लियर? सो जो डुअल नेचर है वो भी आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ओके सर। Secondary valency are directional and responsible for isomerism. Primary valency are non-directional and represented by dash line, while secondary valency is represented by solid line. देखो, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, इसका क्या मतलब हुआ? मैं शेयर स्क्रीन ऑप्शन हटा रहा हूं। और हमेशा डायरेक्शनल बॉन्डिंग की बात होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज डायरेक्शनल, आयोनिक बॉन्डिंग इज नॉन डायरेक्शनल। क्लियर? आयोनिक बॉन्डिंग में हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करना होता है, हम किसी भी डायरेक्शन से आएंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं। तो जब 100% ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होगा तो डायरेक्शन विल नॉट बी रिक्वायर्ड, बट कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? सो डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है कौन सी? जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगी, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली आयनिक बॉन्ड होते हैं, उसको हम डैश लाइन से डिनोट करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को इससे डिनोट करेंगे। और आइसोमेरिज्म क्या होता है? आई थिंक ऑर्गेनिक में हुआ होगा, नहीं भी हुआ है तो हम काफी डिटेल में इस चैप्टर में जब जाएंगे तब पता लगेगा।
डैश लाइन ये डिनोट करता है प्राइमरी वैलेंसी को, सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी को, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर? अच्छा, जिनका डुअल नेचर है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डुअल नेचर वालों को दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? साक्षी, रूही? Yes, sir. ओके, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeH2O5Cl, इसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। H2O 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 टोटल 6 + 1 7 3 3 1 7 तो क्लोरीन and 5 H2O। प्राइमरी वैलेंसी से कौन अटैच है? एक क्लोरीन, चलो इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। सेकेंडरी वैलेंसी से 5 H2O, सॉलिड लाइन। This chlorine is attached with dual nature, solid line as well as dash line, दोनों से रिप्रेजेंट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। If representation is given, we should interpret which valency, which substance is attached with primary, which one is attached with secondary, which one is attached with dual nature। हमें ये दिया है तो ये ड्रॉ करते आना चाहिए, ड्रॉ किया हुआ है तो ये समझ में आना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? Is that okay? Yes, sir. ड्रॉ कर लो जल्दी से इतना। अच्छा, कितने बच्चों के पास इसका बुकलेट है, हार्ड कॉपी कोऑर्डिनेशन का? एक काम करो, कितने बच्चों के पास नहीं है वो हैंड रेज करो। जिन बच्चों के पास कोऑर्डिनेशन का हार्ड कॉपी नहीं है वो हैंड रेज करो एक बार। सिर्फ 5 स्टूडेंट है, बाकी सभी के पास हार्ड कॉपी है इसका। ठीक है, चलो अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चों के पास है। जिनके पास नहीं है फिर वो रेजो सर ऐप वगैरह पे देखें, जहां पे भी देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए ना हमने अभी तक? No, sir. चलो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पेज नंबर 34। हाँ, मैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाए, ताकि क्लास में थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तुम सुनोगे, प्रैक्टिस क्लास में ही होगी। मे भी पॉसिबल इसके कारण हर सब्जेक्ट हर टॉपिक में एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, बट ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 तो मैं पूरा क्लास में करवाऊंगा, बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइज। सबसे पहले हम वर्नर थ्योरी पे आते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन दे रखे हैं सेक्शन सी में। पहले 2 क्वेश्चंस तुम्हें मैं बताता हूं, बचे हुए 7 क्वेश्चंस तुम्हें करने होंगे फिर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
इसमें C1 C2 तो अभी खैर हुआ नहीं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर C3 ऑनवर्ड हुआ है। चलो C3 क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन, मैं कर रहा हूँ C3 बोर्ड पर, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। देखो, in question number C3, cobalt nitride and KNO2 potassium nitride, they are mixed in the ratio 1:3. नाइट्राइट है तो NO2, नाइट्रेट होता तो NO3 ले लेते हैं हम। 1:3 में ऐड किया गया है। अब हमें क्वेश्चन बोल रखा है the compound form will show 4 particles per molecule। तो 4 particles per molecule आने चाहिए, ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ। क्लियर? तो सी ऑप्शन एक सिर्फ और सिर्फ एक सी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 4 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, K3 CO NO2 whole 6। when it dissociates it will give 3K plus ion। it provides total 4 ions, 3K plus ion and CO NO2 whole 6 3 minus ion। 3 और एक 4 आयंस मिल रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है इसे। नेक्स्ट दे रखा है where molar conductivity reveals the presence of 6 electrical charge। molar conductivity 6 electrical charge रिवील कर रही है, +3 -6 चार्ज आ भी गए, ये भी करेक्ट है। तो आंसर इज सी। सी के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है। इज दैट ओके? C3 अजिंक्य, गौरव? यस सर। अब मैं आता हूं C5 पर। Which of the following shows, ये C3 था, C5, which of the following shows maximum molar conductance? maximum molar conductance, molar conductance depends on 2 things। लिख लो, लेक्चर नोट्स में लिखा देता हूं मैं, नॉट इन C3, मतलब एक छोटा सा हेडिंग है, molar conductance increases first on increasing number of ions per molecule, charge on सिर्फ इतना सा लिखना है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल। जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे हमें उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, आयंस के मूवमेंट के कारण कंडक्टेंस हो रहा है। सेकंड, चार्ज ऑन द आयन, एज चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेस मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। जैसे एक हुआ +1 -1, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी +2 -2, डेफिनेटली +2 -2 will have more molar conductance, but the first factor is dominating one। यह फैक्टर डोमिनेट करता है फर्स्ट वाला। तो अब हम आते हैं C5 पर। नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम कहां पे मिल रहे हैं? C5, इन विच केस वी आर गेटिंग मैक्सिमम आयंस? अभिराज, आर्य, कांबद? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कितने आयंस मिल रहे हैं ऑप्शन ए में? 4। 4, एक CO NH3 होल 6 और एक 3Cl, नेक्स्ट 3Cl माइनस। बी ऑप्शन में एक भी आयन नहीं मिल रहा है हमें, सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है।
C option में 2 ions, in D option 3 ions. So maximum ions are there or in A option. Maximum molar conductance will be there for A. Is that okay? चलो C3 मैंने किया, C5 मैंने किया, तुम्हें करना है C4 to C9, C1 C2 को छोड़कर बचे हुए सारे क्वेश्चन, C1 C2 C3 C5 इन क्वेश्चंस को छोड़कर बचे हुए सारे क्वेश्चंस करने 5 क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फास्ट. अभी करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे हम. C1 C2 C3 C5 इन क्वेश्चन को छोड़कर सारे करने हैं. मतलब कौन कौन से करने हैं तुम्हें? C4 C6 7 8 9. हो गया. गुड. जिसका हो गया है सेक्शन ए करना है. सेक्शन ए ऑल 9 क्वेश्चंस. Section A, part 2, all 9 questions after this. Okay. C4. Which of the following will exhibit maximum ionic conductivity? Again, number of ions will be maximum in A option, जैसे fifth में था. Maximum conductivity हो जाएगी A option. C6. The complex gives the test for. मतलब basically which ions will be released in the solution. इसका test positive आएगा. तो chlorine outside present है, outside the square bracket.
we get test for chloride ion, whichever present outside the square bracket, हमें उसका positive test आएगा. Clear? Seventh question, which of the following complex will be dehydrated to relatively minimum extent? Dehydration means removal of water, which can be dehydrated up to minimum extent by H2SO4. So H2SO4 सबसे कम H2 कहाँ से remove कर पाएगा? C option में, because in C option H2O is present inside the square bracket. बाकी A और B option में कुछ H2 square bracket के बाहर है, वो dehydrate easily हो जाएगी. C8, on adding AgNO3 solution to a solution of this, the percentage of total chloride ion precipitate. Out of 4 chloride ion, 1 chloride ion is present outside. So एक chloride ion precipitate होगा और 3 नहीं होंगे. So एक precipitate हो गया, 3 नहीं हुए, 25% precipitate out हो गया. क्या यहां तक इन 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट है? सर 8 बताओ फिर से. कौन सा? C8. देखो C8 में क्या करना है, हमें पूछा है AgNO3 ऐड करने पर कितना परसेंटेज क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेट होगा. प्रिसिपिटेशन होता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस विल गिव AgCl. क्या लगता है कितने AgCl बनेंगे? कितने AgCl बनेंगे बताओ? 1 AgC. 1 Ag, because only 1 Cl is present outside. So total 4 Cl थे. Out of 4 Cl, 1 Cl is removed. कितना परसेंटेज हो गया? 1/4 into 100, 25%. 25. C9, a complex of platinum, ammonia and chloride produces 4 ions per molecule in the solution. 4 ions per molecule, C option. Whatever present inside the square bracket will not ionize. Thing which is present outside the square bracket will ionize. Clear itna? प्रशांत C7 बताना है, क्या करना है? ये सब बताना है. अच्छा मुझे बताओ प्रशांत, कॉम H2SO4 डिहाइड्रेशन, दैट मींस इट एब्जॉर्ब वाटर. सबसे ज्यादा वाटर C7 में कहां पर प्रेजेंट है? जो आउटसाइड प्रेजेंट हो, जो रिमूव किया जा सकता हो. और सबसे कम कहां पे प्रेजेंट है? सी ऑप्शन में. Option C. सी ऑप्शन में सबसे कम डिहाइड्रेशन, बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा. हमें पूछा है मिनिमम. आंसर सी. यस सर. Is there any other doubt on section C? हितेन, समझ में आया इतना? अथर्व, किशोर, सही, is that okay? ठीक है. चलो सेक्शन A1 to A9, 4.5 minutes will be more than enough for this. Information based in just. नाइन 7 हो रहे हैं. 9:10 तक का टाइम है, 9:11 तक का टाइम है हमारे पास. बचे 3-4 मिनट्स में हम डिस्कस कर लेंगे.
हो गया सर। Hmm. Am I audible? यस सर। Yes. जो भी डाउट है चैट बॉक्स में टाइप कर दो जल्दी से। अब सिर्फ डाउट टाइप करना ना, आंसर मत टाइप करो भी चैट बॉक्स में। जो भी डाउट्स है वो टाइप करो। A9, what is the charge on the complex formed by Cr3 plus ion? ब्रैकेट में 3 लिखा है, that means chromium has +3 oxidation state। क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर। अब क्रोमियम का +3, हमें C2O4 पता है, C2O4 होता है ऑक्सलेट आयन, C2O4 2- एक्वस न्यूट्रल होता है। हमने सारे लिगेंड्स लिखे हुए हैं अपने लेक्चर नोट्स में, तो C2O4 पे -2, H2O पे 0 चार्ज, क्रोमियम पे +3, तो 2 C2O4 -4, क्रोमियम पे +3, नेट चार्ज आएगा -1, डी ऑप्शन। इज दैट ओके? A9, समर्थ, लक्ष्मी, यस सर। next A8, in the complex this the coordination number and oxidation state of cobalt, ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं सबसे पहले। 2 क्लोराइड आयन -2 चार्ज, इथाइलिन डायमीन 0 चार्ज, ब्रोमीन आयन -1 चार्ज, तो टोटल न्यूट्रल होने के लिए कोबाल्ट पे +3 होना पड़ेगा। सो 3 नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्ट +3, ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी +3, या तो ऑप्शन ए होगा या बी करेक्ट होगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर, बिकॉज ऑफ क्लोरीन 2, इथाइलिन डायमीन इज bidentate, कितने इथाइलिन डायमीन है? 2 हैं, तो 2 can donate 4 electron pair, so the total electron pair accepted from chlorine and 2 ethylene diamine will be 6, coordination number 6, oxidation state will be +3, A option। is that okay? A8, R, Saras? Yes, sir. यस सर। Then question number 7, which of the following is copper 1 compound? कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? बी ऑप्शन में, कॉपर +1, 4 साइनाइड -4, नेट चार्ज ऑन द आयन इज -। ए ऑप्शन में कॉपर +2, सी ऑप्शन में कॉपर +2। इज दैट ओके प्रीति? Yes, sir. A5, the oxidation state of molybdenum in its oxido complex, ऑक्साइडो मतलब ऑक्सीजन -2 में ऑक्साइडो बोल दिया इन्होंने। चलो 2 मोलिब्डेनम में, एक मोलिब्डेनम पे x चार्ज ले लो, x ऑक्सीडेशन स्टेट 2x हो गया। 4 ऑक्साइड आयन, 4 ऑक्साइड आयन पे होता है -8, C2H4 is neutral, H2O is neutral, so addition of all the oxidation state should be equal to net charge on the ion -2, इसका 0, H2 का 0, ऑक्साइड पे 4 into -2, मोलिब्डेनम का x, 2 मोलिब्डेनम है 2x, सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू -8 बिकम +8, तो +6 हो जाएगा, x विल बी +3, A5 में +3 आएगा। क्लियर? Yes, निखिल, पीयूष, रितेश, सर्वेश? यस सर। यस सर। चलो होमवर्क इसमें है सेक्शन ए एंड सेक्शन सी फ्रॉम पार्ट 1। अच्छा, इसमें ना नॉमेनक्लेचर आई एम नॉट गोइंग टू टीच इन ड्यूरिंग द लेक्चर, मैं इसका एक वीडियो लेक्चर तुमसे शेयर करता हूँ नॉमेनक्लेचर का, और वो वीडियो लेक्चर्स तुम्हें देखना है, वीडियो लेक्चर्स देखकर लेक्चर नोट्स बनाने हैं तुम्हें। और अगेन मुश्किल से वो शायद 30-40 मिनट्स का वीडियो लेक्चर से वो देखो, उससे लेक्चर नोट्स बना लो, सब कुछ समझ में आएगा। उसमें काफी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मेरा ही वीडियो लेक्चर है वो मैंने बना रखा है, उसको टाइम मतलब
क्लास में टाइम ज्यादा देने से कोई सेंस नहीं, यूज नहीं है उसका। तो वो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम करोगे खुद से। मैं अभी वीडियो लेक्चर लिंक शेयर कर देता हूँ। होमवर्क ए एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए सेक्शन सी प्लस दैट वीडियो लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद सेक्शन बी भी होमवर्क में रहेगा। कब है मेरा नेक्स्ट लेक्चर? कल है या परसों है? फ्राइडे। हाँ, तो फ्राइडे तक तुम्हारा होमवर्क है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी विद दैट लेक्चर नोट्स। और ध्यान रखना, मैं ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ बच्चों से बोल सकता हूँ कि लेक्चर नोट्स अभी शेयर करो, और जिसने शेयर नहीं किया कल भी है सर। कल है। तो चलो कल के लिए फिर मैं कल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम देख सकते हो कल तक, बट मैं तुम्हें फ्राइडे तक के लिए बोल रहा हूँ। फ्राइडे को मैं उसके लेक्चर नोट्स कुछ बच्चों से शेयर करने का बोलूंगा पिक्चर्स व्हाट्सएप पे, और जिसने शेयर नहीं किया उसे मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। ठीक है। बाय सर।